हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान में बुद्धि चैप्टर को। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि। तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है। बुद्धि क्या है कि विभिन्न प्रकार की योग्यता है, अलग अलग प्रकार की योग्यता है, यानी कि हर समस्या का समाधान करती है हमारी बुद्धि। ठीक, हम अपने दिमाग से, अपने विवेक से हम हर समस्या का समाधान करते हैं, वही हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि कैसी होती है? तो बुद्धि हमारी अमूर्त होती है। कैसी होती है बुद्धि? अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है जो न दिखाई दे। ठीक, बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हर समस्या का समाधान हमारी बुद्धि करती है। यानी कि जो न दिखाई देने वाली होती है वह हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने समझा बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है। और बुद्धि कैसी है? तो बुद्धि हमारी अमूर्त है। नेक्स्ट बात करते हैं कि समस्या को हल करने की क्षमता वह गुण जिसके पास है, जिसके पास अधिक होगा वही क्या होगा? अधिक बुद्धि वाला होगा। अधिक बुद्धि वाला कौन होगा? जिसके पास समस्या है और समस्या का वह हल कर सकता है, वह तुरंत ही हल कर लेता है, हर समस्या का समाधान कर लेता है। उस समस्या का समाधान करने का उसके पास गुण होता है, तो वही उसकी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। वही जितनी जल्दी समस्या का समाधान कर लेगा वही सबसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होगा। यहाँ तक बात क्लियर? बुद्धि क्या है? बुद्धि का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की योग्यता है। बुद्धि हमारी अमूर्त है और हर समस्या का समाधान वह जल्दी कर लेता है। जो व्यक्ति जल्दी कर लेता है हर समस्या का समाधान, वह हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। यहाँ तक बात क्लियर? बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और कब किया था? तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि का प्रयोग किया था। यहाँ तक बात क्लियर? दोबारा समझिए कि बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब? 1885 में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं बुद्धि चैप्टर से संबंधित, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए समझते हैं। फ्रीमैन एक वैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषा है बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन करने की और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। यानी कि समायोजन का मतलब होता है, समायोजन यानी कि हर समस्या में, हर समस्या का समाधान करना ही समायोजन कहलाता है। यानी हर परिस्थिति में अपना समायोजन देना, अपनी योजना बनाकर उस समस्या को सॉल्व करना ही समायोजन कहलाता है। ठीक, और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक, टर्मन का कहना था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। टर्मन का क्या कहना था? कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। वुडवर्थ का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की योग्यता है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हम उस कार्य को करते हैं। ठीक, दोबारा समझिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से परिभाषा है बुद्धि की कि वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि कैसी योग्यता है? कि हमें किसी भी कार्य को करवाने की योग्यता है, यानी कि हम किसी कार्य को अपनी बुद्धि से करते हैं। बिने का कहना है कि बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं।
विनय का कहना है कि बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं। तो जानते हैं कौन कौन से 4 शब्द हैं। पहला होता है हमारा ज्ञान। बुद्धि में क्या होता है? ज्ञान होता है, बुद्धि का आविष्कार होता है और निर्देश होता है और बुद्धि की आलोचना होती है। विनय विनय के अनुसार कहना है कि बुद्धि के चार शब्दों में बटी हुई है, 4 शब्दों में निहित है। तो कौन कौन सी हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा है आलोचना। यहाँ तक बात क्लियर। अब बुडरो का कहना है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि कैसी है? जब हम किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं, किसी ज्ञान का हम अपने अंदर मतलब स्मरण करते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, वही हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है। यानी किसी भी ज्ञान को हम अपने अपने प्रैक्टिस से या किसी भी तरीके से हम अपने अंदर किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? बुद्धि का ज्ञान अर्जन कहलाता है। यानी कि बुडरो का कहना है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। आपके लिए 2 परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की योग्यता है और दूसरी यह है कि बुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो थांडाइक एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कहा गया था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थांडाइक के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें दिखाई देती है। मूर्त बुद्धि कैसी होती है? जो हमें दिखाई देती है। और अमूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ तक बात क्लियर। मूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें दिखाई देती है और अमूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। थर्ड आती है हमारी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वह होती है जो हमें समाज के साथ अपना समायोजन करती है, समायोजन स्थापित करती है। तो वही हमारी क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। यहाँ तक बात क्लियर। दोबारा समझिए। मूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें दिखाई देती है, अमूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है और सामाजिक बुद्धि वह होती है जो हमें समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। जो बुद्धि हमें समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करती है वही हमारी क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूर्त बुद्धि की। मूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें दिखाई देती है, यानी दिखाई देने वाली बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है। इसके अन्य नाम हैं, जैसे इसे हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, इसे ही हम स्थूल बुद्धि कहते हैं, यानी कि दिखाई देने वाली बुद्धि कहते हैं, और व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। यानी कि जो हम अपने व्यवहार में जो हमारी बुद्धि काम आती है, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में काम आती है, वही हमारी क्या होती है? व्यवहारिक बुद्धि होती है, यांत्रिक बुद्धि होती है, स्थूल बुद्धि होती है और दिखाई देने वाली बुद्धि होती है। कौन सी वाली बुद्धि? मूर्त बुद्धि। ठीक, इन जैसे बात करते हैं कि मूर्त बुद्धि किन में होती है। मूर्त बुद्धि किन में होती है? तो इंजीनियर में होती है, कारीगर में होती है, वास्तुकार में होती है, और यानी कि इंजीनियर हो गए आपके, और कारीगर हो गए, वास्तुकार हो गए, इनमें क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है। इनमें क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है जो हमें दिखाई देती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है, वह हमारी क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि को ही हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, और मूर्त बुद्धि को क्या कहते थे हम? स्थूल बुद्धि कहते थे। ठीक, चलिए चिंतन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यानी कि दिमाग के लेवल पर सोचने वाली क्षमता को हम क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यानी कि हर समस्या का समाधान करना हमारी बुद्धि करती है, और बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। अमूर्त बुद्धि हमारी दिखाई नहीं देती है। अमूर्त बुद्धि कैसी होती है? दिखाई नहीं देती है, चिंतन करती है, यानी कि चिंतन करने की क्षमता हमारी क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक, जैसे बात करते हैं किसमें होती है अमूर्त बुद्धि, तो दार्शनिक होते हैं, कलाकार होते हैं, कहानीकार,
चित्रकार, इनमें क्या होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। दोबारा समझिए, दार्शनिक में अमूर्त बुद्धि होती है, कलाकार में होती है, कहानीकार होते हैं और चित्रकार होते हैं, उनमें कैसी बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक, अब बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की। सामाजिक बुद्धि क्या होती है, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है। जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें कैसी होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। वह समाज के साथ अपने तरीके से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो उसमें क्या होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक, जैसे बात करते हैं राजनेता होते हैं, उनमें कैसी बुद्धि होती है, तो उसमें सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुद्धि की विशेषताओं के बारे में। तो बुद्धि की विशेषताएं हैं, जैसे बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि परिवर्तनशील है। ठीक, कैसी है बुद्धि, परिवर्तनशील है। बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक बात क्लियर। बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो हमारे वातावरण का और हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है हमारी बुद्धि पर। ठीक, योग्यता की बात करते हैं तो समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन, यानी कि इसमें योग्यता की बात करते हैं तो समस्या का समायोजन भी करती है। और यह अधिगम की बात करती हैं, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखने पर भी यह बल देती है। और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है इसकी। यह योग्यताएं हैं, कौन कौन सी हैं, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। यहाँ तक बात क्लियर। अब पांचवा पॉइंट आता है हमारा कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या है, जन्मजात योग्यता है, यानी कि जन्म से ही हमें क्या होती है, बुद्धि होती है। कैसी होती है बुद्धि, अमूर्त होती है और जन्म से ही हमें बुद्धि होती है। दोबारा समझिए, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि कैसी होती है, अमूर्त होती है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण और वंशानुक्रम का होता है। और इसकी योग्यताओं की बात करते हैं तो समायोजन करने में यह समर्थ होती है और अधिगम यानी सीखने में और अमूर्त चिंतन करने में यह बहुत ही सहायक होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। अब बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि बुद्धि के सिद्धांतों से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है और बस इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते जाना है। चलिए अब बात करते हैं, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक, इसके सहयोगी थे कि एक कारक सिद्धांत के सहयोगी कौन कौन थे। अल्फ्रेड बिने का जो सहयोग करने वाले थे इस सिद्धांत में, तो स्टर्न थे और टर्मन थे। कौन थे, स्टर्न और टर्मन इस सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने का सहयोग करने वाले थे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अल्फ्रेड बिने के अनुसार कहा कि बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है और एक ही समान होती है। अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था कि बुद्धि एक प्रकार की होती है और एक ही समान होती है। किसका कहना था, अल्फ्रेड बिने का कहना था। इस सिद्धांत की आलोचना हुई, क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि बुद्धि एक प्रकार की होती है और एक ही समान होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कौन से सिद्धांत को, एक कारक सिद्धांत को हम क्या कह देते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत कह देते हैं। क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है और एक ही समान होती है। ठीक, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो गई थी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। बिने ने कहा कि बुद्धि केवल एक है, इसका एक खंड नहीं हो सकता, यानी कि इसका अलग खंड नहीं हो सकता। बुद्धि एक है, यानी कि इसे एक कारक या एक खंड का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक कारक या एक खंड का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि इन्होंने कह दिया, अल्फ्रेड बिने ने कह दिया कि बुद्धि सिर्फ एक ही है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने के बाद आया द्विकारक सिद्धांत। इसमें इसके जो प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन आए। इनका कहना था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। बुद्धि कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि का एक खंड नहीं है, एक प्रकार की नहीं है बुद्धि, बुद्धि के दो खंड हैं, यानी कि दो खंडों से मिलकर के बनी है बुद्धि। अल्फ्रेड बिने को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कह दिया कि उनका निरंकुशवादी सिद्धांत है और बुद्धि है वह दो प्रकार की है। ठीक, अल्फ्रेड बिने ने एक प्रकार की बताई, लेकिन स्पीयरमैन आए और उन्होंने बुद्धि को दो प्रकार बताए कि बुद्धि दो प्रकार की है। यहाँ तक बात क्लियर? इनका पहला प्रकार है तो सामान्य कारक है इसमें, और दूसरा आ जाता है विशिष्ट कारक। क्या आ जाता है? सामान्य कारक, और दूसरा आ जाता है विशिष्ट कारक। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिखंड का सिद्धांत। त्रिखंड के सिद्धांत में इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। द्विखंड का सिद्धांत के भी प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। यहाँ तक बात क्लियर? पहले के यानी एक कारक के कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे, दूसरे के स्पीयरमैन, और तीसरे के भी स्पीयरमैन हैं। फिर यहाँ पे आते आते इन्होंने कह दिया कि बुद्धि तीन प्रकार की है, यानी कि इनके तीन खंड हैं। पहला हो गया हमारा सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक, और इसमें सामूहिक कारक को भी जोड़ दिया। क्या कर दिया? इन दोनों के साथ इनको सामूहिक कारक को भी इन्होंने जोड़ दिया स्पीयरमैन ने। तो इन्होंने फिर बता दी कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। क्या बताया इन्होंने? कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुकारकीय सिद्धांत। बहुकारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। कौन है? बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक, और इसे हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? बहुकारक के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि 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 के कई प्रकार हैं। बुद्धि के क्या हैं? असंख्य प्रकार हैं, कई प्रकार हैं, क्योंकि बिने ने कह दिया कि बुद्धि एक प्रकार की है। स्पीयरमैन ने दो खंड बताए, फिर उसके बाद त्रिखंड का भी सिद्धांत स्पीयरमैन लेकर आए, तो तीन तीन प्रकार की बुद्धि बता दी। अब यहाँ पर आते आते थार्नडाइक ने कह दिया कि बुद्धि के कई प्रकार हैं, बुद्धि असंख्य है। बुद्धि कैसी है? असंख्य है, और इसे हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि बहुकारक के सिद्धांत को हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है बहुकारक सिद्धांत के? तो थार्नडाइक हैं। बुद्धि के यानी थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कारक कितने हैं? तो असंख्य कारक हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के असंख्य कारक हैं। अब बात करते हैं, पांचवा पॉइंट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक कौन है, यानी कि इसके जनक कौन हैं? तो लुईस थर्स्टन इसके जनक हैं। समूह कारक सिद्धांत के जनक कौन हैं? लुईस थर्स्टन हैं। इसके अनुसार 7 कारकों में बुद्धि बनी है, यानी कि बुद्धि है वह 7 कारकों में बनी है या बटी है। तो समूह कारक सिद्धांत में इन्होंने 7 कारक बता दिए। किसने? लुईस थर्स्टन ने। ठीक, चलिए अब बात करते हैं त्रिविमीय सिद्धांत की। त्रिविमीय सिद्धांत को हम त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कौन से सिद्धांत के नाम से? त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके प्रतिपादक कौन हैं? गिलफोर्ड हैं। ठीक, त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो गिलफोर्ड हैं। तरल सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके जो जनक हैं, इसके प्रतिपादक कौन हैं? कैटल हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड, और तरल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कैटल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धिमापन का काल। बुद्धिमापन का काल है 1905 से 1911। क्या है बुद्धिमापन का काल? 1905 से 1911 के बीच है। बुद्धिमापन को सफल बनाने के लिए बुद्धिमापन को सफल बनाने के लिए बुद्धिमापन का कार्य किया किसने? तो विनय ने किया था। यानी कि सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? विनय ने किया था। बुद्धिमापन की बात करते हैं तो इसका वर्ष है 1905 से 1911 के बीच। बुद्धिमापन को सफल बनाने वाले कौन थे? तो विनय थे। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? तो सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण विनय ने किया था। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि बुद्धि मापन के काल के विषय में जान लेते हैं कि 1905 से 1911 के बीच क्या क्या था। ठीक, किस तरीके से बुद्धि मापी जाती थी, तो आइए जानते हैं। 1905 के पूर्व शरीर के आधार पर बुद्धि मापी जाती थी। कब? 1905 से पहले शरीर के आधार पर बुद्धि को मापते थे। 1905 से 1911 के बीच में मानसिक आयु के 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 उस रूप यानी कि मानसिक आयु में बुद्धि को मापते थे। कैसे मापते थे, दोबारा समझिए। 1905 के पहले शरीर के आधार पर बुद्धि को मापते थे और 1905 से 1911 के बीच में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि को मापते थे। यहाँ तक बात क्लियर। 1911 के बाद बुद्धि लब्धि आई। कब से आई? जो बुद्धि लब्धि सूत्र है आपका, कब से आया? 1911 के बाद से बुद्धि लब्धि सूत्र आया। दोबारा समझिए, 1905 से पहले शरीर के आधार पर मापते थे, 1905 से 1911 के बीच मानसिक आधार पर, और 1911 के बाद बुद्धि लब्धि से मापते थे बुद्धि को। ठीक, मानसिक शब्द का प्रयोग विनय ने किया था। मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विनय ने किया था। विनय से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। कब किया जाता था? विनय से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था, लेकिन विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया। यानी कि विनय थे, अल्फ्रेड विनय थे, वह मर गए थे, उसके बाद में बुद्धि लब्धि सूत्र आया। उससे पहले वह शरीर के आधार पर मापन करते थे। ठीक, किस तरीके से वह मापन करते थे? तो मानसिक रूप में शरीर के आधार पर यह मापन करते थे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था? तो लेवेस्टर ने किया था। यानी कि शरीर के आधार पर सबसे पहले जो मापन किया था तो लेवेस्टर ने किया था, लेकिन मानसिक आधार की बात करते हैं तो विनय ने किया था। ठीक, शरीर के आधार पर लेवेस्टर ने, मानसिक आधार पर विनय ने किया था। ठीक, लेकिन विनय के मरने के बाद में क्या हुआ कि बुद्धि लब्धि सूत्र आया। ठीक, चलिए बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गाल्टन ने 1885 में सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया था। दोबारा समझिए, 1885 में बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गाल्टन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो यह सूत्र इसमें क्या था? इंटू 100 नहीं था। ठीक, इसमें इंटू 100 नहीं था। क्यों नहीं था? तो यह नहीं था इसमें 100, तो सबसे पहले यह पूछा जाए आपसे कि इसमें 100 नहीं है तो यह सूत्र किसने दिया। ठीक, बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यह सूत्र किसने दिया जिसमें 100 नहीं है। यहाँ पर 100 नहीं है तो किसने दिया था? तो आपको बताना है, स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने यह सूत्र दिया था। ध्यान से सुन लीजिए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसमें 100 नहीं है तो यह सबसे पहले किसने दिया था, यह आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है स्टर्न ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र की, कि इसमें 100 हो, क्या हो? 100 हो। दोबारा समझिए, मानसिक आयु वास्तविक आयु। यहाँ पे आपका 100 दिया हुआ है और यह पूछा जाए कि यह किसने दिया था, तो आपको बताना है टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। जिसमें 100 हो वह इसमें 100 नहीं हो तो वह किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। इसमें 100 हो, यह किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक, 1911 के बाद यह सूत्र किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। कब दिया था यह सूत्र? 1911 के बाद यह सूत्र टर्मन ने दिया था। ठीक, 1916 में स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण किया गया। इसमें
टर्मन बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया था। ठीक, क्या किया गया था? 1916 में स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण किया गया। किसने? टर्मन ने और बिने साइमन ने इस पर परीक्षण किया था। ठीक, बुद्धि का परीक्षण था, किसने किया था? टर्मन और साइमन ने इस पर परीक्षण किया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। आर्मी अल्फा परीक्षण वह होता है जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। यानी कैसा होता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। कैसे व्यक्तियों के लिए होता है? तो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है और यह अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब यह परीक्षण किया गया था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। यहाँ तक बात क्लियर? शाब्दिक परीक्षण है वह पढ़े लिखे लोग, और आर्मी अल्फा परीक्षण है यह कैसा होता है? यानी कि दोबारा समझिए, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वह कैसा होता है? शाब्दिक होता है और इसे पढ़े लिखे लोग करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर कि आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा होता है? शाब्दिक होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है और यह अमेरिका में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह परीक्षण हुआ था। ठीक, शाब्दिक की बात करते हैं तो पढ़े लिखे लोग के द्वारा यह किया गया था और इसे हम आर्मी अल्फा परीक्षण के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं आर्मी बीटा परीक्षण की। हमने आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़ लिया कि वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। अब बात करते हैं आर्मी बीटा परीक्षण की। तो वह शाब्दिक था आर्मी अल्फा, लेकिन आर्मी बीटा परीक्षण है वह कैसा है? अशाब्दिक परीक्षण है, शाब्दिक नहीं है, यह अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक, कैसा है? अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यह पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों के लिए होता था। यह पढ़े लिखे लोगों के लिए भी और यह अनपढ़ लोगों के लिए भी होता था, लेकिन आर्मी अल्फा परीक्षण है कि वह केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए होता था और यह अमेरिका में भी हुआ था। और आर्मी अल्फा परीक्षण है वह भी अमेरिका में हुआ था और बीटा परीक्षण भी अमेरिका में हुआ था। ठीक, इसमें शब्दों का महत्व नहीं होता है। कौन से परीक्षण में? आर्मी बीटा परीक्षण में शब्दों का महत्व नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर? दोबारा समझिए, आर्मी बीटा परीक्षण क्या होता है? अशाब्दिक होता है। इसे पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों के लिए यह होता है। इसमें शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है और यह अमेरिका में भी हुआ था। यानी कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण था और आर्मी बीटा परीक्षण है यह दोनों कहाँ पे हुए थे? तो अमेरिका में हुए थे। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं। हमने आज बुद्धि को कंप्लीट किया है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस कई बन जाते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हमने सभी क्लासेस कंटिन्यू चलाई हैं, तो आप उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है। बुद्धि कैसी है? तो बुद्धि हमारी अमूर्त है, जो हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक, समस्या को हल करने की क्षमता, वह गुण जिसके पास अधिक होगा वह क्या होगा? अधिक बुद्धि वाला होगा। यानी कि हर समस्या का समाधान वह जल्दी कर लेता है, तो वह कैसा इंसान होगा? वह ज़्यादा बुद्धि वाला होगा, अधिक बुद्धि वाला होगा, यानी बुद्धिमान होगा। ठीक, बुद्धि की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 ईस्वी में। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। फ्रीमैन की परिभाषा है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मन के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। यानी क्या है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। क्या कहा गया है? कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बिने का कहना है कि बुद्धि के 4 शब्द हैं। बुद्धि 4 शब्दों में बटी हुई है। तो जानते हैं कौन कौन से शब्द हैं?
पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। ठीक, अब बात करते हैं वुडरो की। तो वुडरो के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि कैसी क्षमता है? ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। चलिए अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मूर्त बुद्धि, और दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक, मूर्त बुद्धि की बात करते हैं तो मूर्त बुद्धि वह होती है जो दिखाई देने वाली बुद्धि होती है, और इसके अन्य नाम हैं। इसे हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, इसे हम स्थूल बुद्धि कहते हैं। जो दिखाई देने वाली बुद्धि है उसे कहते हैं, और व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ठीक, मूर्त बुद्धि क्या होती है? यांत्रिक बुद्धि होती है, स्थूल बुद्धि होती है, दिखाई देने वाली बुद्धि होती है, और व्यवहारिक बुद्धि होती है। ठीक, जो इंजीनियर में होती है, कारीगर में होती है, वास्तुकार में होती है, यही बुद्धि कैसी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त बुद्धि कैसी होती है? सूक्ष्म बुद्धि होती है। चिंतन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि कहते हैं। चिंतन करने की क्षमता को हम क्या कह देते हैं? अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि दिखाई नहीं देती है। अमूर्त बुद्धि होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है। यानी कि दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार में कैसी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। कैसी होती है बुद्धि? अमूर्त बुद्धि होती है दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार और चित्रकार में। ठीक, अब बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। जो समाज के साथ वह अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो कैसी बुद्धि होती है उनमें? सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे बात करती है राजनेता होती है, उनमें कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि की विशेषताओं के बारे में। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है? अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का और वंशानुक्रम का पड़ता है। ठीक, बुद्धि योग्य समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या है? बुद्धि के समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि कहलाती है। और बुद्धि कैसी होती है? हमारी जन्मजात होती है। बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक, अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। तो बुद्धि के सिद्धांत हैं, पहला आता है हमारा एक कारक का सिद्धांत। क्या होता है? एक कारक का सिद्धांत। जो आपके सिद्धांत हैं और इनके जो प्रतिपादक हैं आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए जानते हैं एक कारक का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसके प्रतिपादक कौन हैं? अल्फ्रेड बिने। एक कारक के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। इसके सहयोगी कौन थे? स्टर्न थे और टर्मन थे। कौन थे? स्टर्न थे और टर्मन इनके सहयोगी थे एक कारक सिद्धांत की। ठीक, बिने के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है और एक समान होती है, इनका कहना था। और यह सिद्धांत की आलोचना हुई, इसलिए इसे एक निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं क्योंकि इन्होंने कह दिया कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की होती है। चलिए, अब बिने ने कहा कि बुद्धि एक है, इसका कोई खंड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से बुद्धि क्या है? एक खंड का सिद्धांत है। लेकिन फिर स्पीयरमैन आए द्विकारक का सिद्धांत लेकर। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं है, इसका एक खंड नहीं है, इसके दो खंड हैं। किसने कहा? स्पीयरमैन ने कहा था कि इसके खंड दो हैं। पहला है हमारा सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक। ठीक, फिर इनका ही तीसरा सिद्धांत आया त्रिखंड का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। द्विकारक और त्रिकारक के सिद्धांत के कौन थे प्रतिपादक? स्पीयरमैन हैं। तो पहला है सामान्य कारक, दूसरा है विशिष्ट कारक, लेकिन यहाँ त्रिकारक का जोड़ दिया इन्होंने सामूहिक कारक। ठीक, सामूहिक कारक सिद्धांत को जोड़ दिया तो इनके तीन खंड हो गए स्पीयरमैन के। तो द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अब बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत की। बहुकारक का सिद्धांत है, यह थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने। और इस सिद्धांत को हम बहुकारक के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं।
कौन से सिद्धांत को? बहुकारक सिद्धांत को हम बालू के सिद्धांत के नाम से और परमाणुवादू सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि के कई प्रकार हैं, यानी कि बुद्धि के प्रकार असंख्य हैं, यानी कि असंख्य प्रकार हैं। क्योंकि बिने ने कह दिया कि बुद्धि एक प्रकार की है, स्पीयरमैन ने द्विकारक बता दिए, फिर त्रिकारक बता दिए, लेकिन थॉर्नडाइक ने क्या कह दिया कि बुद्धि है वह इसके अनेक प्रकार हैं। बुद्धि के प्रकार कैसे हैं? असंख्य हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, कई प्रकार की बुद्धि होती है। अब बात करते हैं, 5वां पॉइंट आता है सामूहिक कारक। समूह कारक की बात करते हैं तो इसमें इसके जो प्रतिपादक हैं वह हैं लुईस थर्स्टन। कौन है? लुईस थर्स्टन। इसके अनुसार 7 कारकों में बुद्धि बटी है, यानी कि बुद्धि है लुईस थर्स्टन के अनुसार 7 कारकों में विभाजित है। कौन से सिद्धांत में? समूह कारक सिद्धांत में। अब बात करते हैं त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक, त्रिखंड का सिद्धांत और त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि त्रिविमीय और त्रिआयामी बात एक ही है, और त्रिखंड का सिद्धांत वह बात एक अलग हो जाती है, क्योंकि वह स्पीयरमैन ने दिया था, और यह त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक, किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। तरल सिद्धांत की बात करते हैं तो यह कैटल ने दिया है। कौन सा सिद्धांत? तरल सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने दिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि मापन का काल। ठीक, बुद्धि मापन के काल में 1905 से 1911 के बीच में इनका बुद्धि मापन का काल है। बुद्धि को सफल बनाने के लिए सबसे पहला मापन किसने किया था? बिने ने किया था, और सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण बिने ने ही किया था। ठीक, किसने किया था? बिने ने किया था। बुद्धि का मापन पहले कैसे होता था? 1905 से पहले शरीर के आधार पर होता था, और 1905 से 1911 के बीच मानसिक आयु के आधार पर होता था, लेकिन 1911 के बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का मापन होता है। यहाँ तक बात क्लियर? 1911 के बाद बुद्धि के आधार पर इसका मापन होता है। मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले बिने ने किया था। बिने से पहले बुद्धि मापन शरीर के आधार पर किया जाता था, यानी कि बिने से पहले किसके आधार पर किया जाता था? तो शरीर के आधार पर किया जाता था। तो कब किया जाता था? 1905 से पहले। लेकिन मानसिक आधार पर कब से किया जाने लगा? तो 1905 से 1911 के बीच। ठीक, बिने के मरने के बाद में बुद्धि लब्धि सूत्र आया था। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का जो मापन किया था किसने किया था? लेवेस्टर ने किया था। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गाल्टन ने किया था 1885 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बुद्धि का? तो गाल्टन ने किया था 1885 ईस्वी में। ठीक, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है आपका वह क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यह सूत्र इसमें 100 नहीं है, इसमें 100 नहीं है। तो यह किसने दिया था? तो यह दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था। लेकिन जहाँ पर इसमें 100 लग जाती है, क्या लग जाती है? यहाँ पर 100 लग जाती है, तो यह किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। किसने दिया? टर्मन ने दिया। यहाँ पे 100 नहीं है तो स्टर्न ने दिया, और यह है तो टर्मन ने दिया। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1911 के बाद यह सूत्र किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। 1916 में स्टैनफोर्ड बुद्धि का परीक्षण किया, टर्मन और बिने साइमन बुद्धि का परीक्षण। अब जानते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में। आर्मी अल्फा परीक्षण है, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है आर्मी अल्फा परीक्षण, और यह अमेरिका में किया गया था। और कब हुआ था? यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह परीक्षण किया गया था। शाब्दिक परीक्षण होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है, और अमेरिका में किया गया था, और यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कौन सा परीक्षण? आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट आर्मी बीटा परीक्षण की। आर्मी बीटा परीक्षण होता है, यह कैसे व्यक्तियों के लिए होता है? तो यह अशाब्दिक परीक्षण होता है।
कैसा परीक्षण होता है? अशाब्दिक परीक्षण होता है। यह पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए होता है। यानी कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण होता था वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता था सिर्फ, लेकिन आर्मी बीटा परीक्षण यह पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए होता है। इसमें शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। और यह भी कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आर्मी बीटा परीक्षण और आर्मी अल्फा परीक्षण अमेरिका में हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर? आपको बुद्धि चैप्टर समझ में आ, उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।